Hello students, welcome back. So we have covered in this chapter number 4, Understanding Laws of class 8th, that during the ancient time and during the ruling time of Muslims and Britishers, what kind of sedition, arbitrary rules and regulations were there. उस टाइम पर जो कायदे कानून रूल रेगुलेशंस बनाए जाते थे वो बिल्कुल वन साइडेड अनजस्टफुल हुआ करते थे, जो कि एक किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को फेवर करते थे और बाकी लोगों के लिए वो सप्रेसिव हुआ करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद हम पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियो में कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे डिसाइडेड that we will establish in our country equality before law. So the rule of law was established in our country. In last video we have also discussed, पिछली वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है, it is believed in our country that the rule of law was implemented or introduced in India by the Britishers or during the colonial time. क्योंकि जो पुलिसिंग सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं या जो पार्लियामेंट्री बॉडी हम फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट फॉर्मिंग का फॉलो कर रहे हैं, ये ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए इट इज बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। लेकिन ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल और डिबेटेड। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते थे वो तो सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी इनकम्स को इंक्रीज करने के लिए बनाया करते थे, जो कि पूरे सिटीजन्स, पूरे जो इंडियन सिटीजन्स थे उनके अगेंस्ट हुआ करते थे और वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए होते थे। जबकि जो भारत में आज इक्वेलिटी एस्टेब्लिश की गई है और रूल्स और रेगुलेशंस जो इंप्लीमेंट किए गए हैं वो भारतीयों को ही फ्रीडम स्ट्रगल के बाद मिले हैं और इनके प्रयासों के बाद ये रूल ऑफ लॉ या लॉज, इक्वल लॉज वाला ये जो एक फंडा है, ये भारतीयों के प्रयासों से जो है भारत में इंप्लीमेंट हुआ है। तो इस तरीके से ये बात एक डिबेटेबल है कि क्या कॉलोनियल टाइम पर रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हुआ था या इंडियंस के स्ट्रगल के बाद ये चीजें धीरे धीरे हमने अचीव की हैं। चलिए ठीक है, अभी आज के इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि आजादी के बाद अब लॉ मेकिंग जो बॉडी है हमारी पार्लियामेंट, वो कानून बनाती है, वो वही कानून बना सकती है जो कि सोसाइटी की डिमांड है। बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टिंग लॉ हैं जो पहले बनाए गए थे लेकिन वो अभी समय के हिसाब से थोड़े पुराने हो गए हैं और नीड ऑफ द टाइम के हिसाब से या नीड ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया गया है, यानी कि अमेंड किया गया है। और नए कानून भी जो बनाए जाते हैं वो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो देखिए हमारे देश में ये क्वेश्चन है यहां पे, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी नए कानून कैसे बनते हैं और कौन बनाता है। तो देखिए कानून बनाने का जो काम है वो तो पार्लियामेंट्री बॉडी करती है हमारे इंडिया में। सो द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री। तो कानून कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। लोगों द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो भेजे जाते हैं, जो मेजोरिटी में जीत करके इलेक्शंस को और जो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, वो लोग लोकसभा में जाते हैं और वो हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री बॉडी है, ये जो सरकार है, ये कानून कैसे बनाती है? ये लोगों की जरूरत के हिसाब से कानून बनाती है। पार्लियामेंट सेंस द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड देयर प्रॉब्लम्स। पार्लियामेंट जो है, जो लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने सरकार में भेजा है, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की, वो हमारी जरूरत के हिसाब से ही काम करते हैं। नहीं तो 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होंगे, हम सरकार को बदल देंगे अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो इस प्रकार वैसे तो पार्लियामेंट्री बॉडी कानून बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बॉडी भी जो है वो सेंस करती है लोगों की जरूरत के हिसाब से, सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से, और उनकी प्रॉब्लम्स को जो है ऑब्जर्व करने के बाद, एनालाइज करने के बाद
नए तरह के कानून की जो जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से कानूनों को फ्रेम किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी रेज द नीड ऑफ अ लॉ एंड ब्रिंग इनटू द नोटिस ऑफ द पार्लियामेंट, टू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सोसाइटी का कोई ग्रुप जो है उसको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कानून होना चाहिए, या अपनी प्रॉब्लम्स को वो पार्लियामेंट के सामने रखें कि हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अगर उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो अब पार्लियामेंट उसको डिबेट और डिस्कशंस के बाद में डिसाइड करके एक रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा, और उसके हिसाब से फिर जो है नया कानून एग्जिस्टेंस में आएगा। अब देखिए, जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो कानून पार्लियामेंट में बनाया गया है हो सकता है कि वो किसी एक फैक्शन के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो या फायदेमंद हो, दूसरे फैक्शन के लिए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो या नुकसानदायक हो। जैसे अभी ये कानून बनाया गया है कि जो रोड के साथ में जो एक फुटपाथ होता है वहां पर आप फेरी नहीं लगा सकता। कोई भी व्यक्ति वहां फेरी लगा करके, रेडी वाले वहां पे खड़े नहीं हो सकते, यानी वहां पे खड़े होकर के जो ये फ्रूट्स की रेडी लगती हैं या छोटे दो दुकानदार हैं वहां पे खड़े होकर के मार्केटिंग करते हैं, वो करना अलाउड नहीं है। क्योंकि वो जो पेवमेंट बनाई गई है, वो जो फुटपाथ बनाया गया है, वो लोगों के चलने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। तो अगर ऐसे देखें तो ऐसे तो ये कानून ठीक है, लीगल है। भाई वो चीज बनाई गई है लोगों के चलने के लिए, वहां पर रेडी लगाने के लिए थोड़ी ना है वो जगह। तो मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी तो बोलेगी इट इज ओके, इट इज लॉफुल, इट इज लीगल एंड वेरी गुड, ऐसा होना भी चाहिए था। फुटपाथ तो चलने के लिए होता है, यहां पे रेडी नहीं होनी चाहिए। रोड तो गाड़ियों के चलने के लिए होता है, इसके किनारे पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप उन रेडी वालों से पूछोगे या उन स्मॉल बिजनेसमैन लोगों से पूछेंगे जो वहां पे रेडी लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, वहां पे फ्रूट्स की जो है मार्केट लगती है या वेजिटेबल मार्केट लगती है, गलियों में लगती है, कई बार सोम बाजार लगता है, शुक्र बाजार लगता है। तो कितने सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, हु आर अनएजुकेटेड एंड हु आर अनवॉलंटरली दे आर अनएम्प्लॉयड। तो अगर वो ये रेडी नहीं लगाएंगे तो वो कहां जाएंगे? सो हाउ इट इज देयर इनकम, इट इज देयर अर्निंग सोर्स, इट इज देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो वो अपना परिवार को चला रहे हैं उस मार्केटिंग से। तो फुटपाथ पर रेडी नहीं लगाना, कानून तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज करेक्ट, इट इज रियली लीगल थिंग दैट footpath is not meant for the marketing or to put any kind of hawking or any kind of this kind of fruit market over there. तो एक तरीके से तो ये कानून ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, उनको भी अपने परिवार के लिए काम करना है। तो दोनों ही मामले ठीक हैं, लेकिन इस तरह के कानून जो होते हैं which favors one faction of the society and which are not accepted by other faction of the society, they are called unpopular and they becomes controversial. तो इस तरह के कानून जो कि किसी एक सोसाइटी, किसी एक फैक्शन को फेवर करते हैं, दूसरे के लिए वो कानून एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको लगता है कि ये हमारे लिए जस्टिफिएबल नहीं है, तो इस तरह के कानून जो बन जाते हैं उन्हें बोला जाता है अनपॉपुलर, और उनके ऊपर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो दे आर कॉल्ड अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज। अब देखिए, अब यहां पर भी एक बात है, ये जो अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉ है, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, तो क्या अब चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, चाहे अनपॉपुलर हो, क्या उसका कुछ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर कानून कौन बनाता है? मेजोरिटी में जो पार्टी जीत के जाती है इलेक्शंस में, वो बनाती है। लोकसभा में वही लोग बैठते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता कौन है? आम जनता चुनती है। हम वोट डालते हैं, हम उस सरकार को बनाते हैं। तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, अगले 5 साल में फिर इलेक्शन होने हैं, तो सरकार भी इस चीज का ध्यान रखती है कि लोगों की जो जरूरत है उसके हिसाब से कानून बनाया जाए। तो कोई भी लॉ आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, अनजस्टिफुल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने यहां पे वर्ड यूज किया आर्बिट्रेरी।
यहां पे एक वर्ड और लिखा है सेडिशन। ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत सारे आर्बिट्ररी लॉ जो है ब्रिटिश सरकार ने बनाए, जैसे सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी का मतलब होता है अनजस्टफुल, सप्रेसिव, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। बिना किसी एविडेंस के आप अगर बिना किसी जरूरत के आप अपने मतलब को पूरा करने के लिए अगर आप फोर्सफुली किसी कानून को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी लॉ। जिसका एक एग्जांपल था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ये सेडिशन क्या होता है? सेडिशन एक्ट मतलब वन साइडेड डिसीजन। गवर्नमेंट का वन साइडेड डिसीजन था कि हमारे खिलाफ जो भी हमें लगा कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी मुकदमे के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये वन साइडेड जो फैसला सुनाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड सेडिशन। तो इस तरह के आर्बिट्ररी लॉ जो है सरकार नहीं बना सकती, अदरवाइज वो अनपॉपुलर, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया है कि द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच काइंड ऑफ अनपॉपुलर लॉ। अगर किसी भी फैक्शन ऑफ सोसाइटी को ये लगता है, एनी ग्रुप ऑफ सोसाइटी इट फील्स दैट दिस लॉ इज अनजस्टफुल and it is not in their favor, it is it is not partial, it is partial, it is not transparent. So in that condition, how can they protest? How can they bring their voice up? How can they raise their voice? So there are so many ways. They could conduct rallies, chakka jam, dharna, through newspapers, articles, through broadcast, radio broadcasting, and through TV debates. So there are so many means, there are so many ways how we can debate, how we can protest these kind of unpopular laws. अभी रिसेंट एग्जाम्पल है जो 3 फार्मर्स लॉ बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। फार्मर्स एक बहुत बड़ा फैक्शन है हमारी सोसाइटी का। हरियाणा में ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर डिपेंड है। पंजाब के और हरियाणा के लोगों को लगा कि दीज लॉज आर नॉट इन देयर फेवर, दे आर इन द फेवर ऑफ बिजनेसमैन। तो क्या हुआ? दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। 1.5 साल तक, पूरे 1-1.5 साल तक they continued their protest in a peaceful manner. So finally what happened? This law, these 3 law became controversial and unpopular. People started to protest them, and finally government realized, parliament realized this thing, that this law must be repealed. So the law were repealed. In this way, we have understood this thing. Now in this chapter, 2-3 more important things I need to discuss. आपके इस चैप्टर में 2-3 ऐसे लॉ दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, रोजा पार्क का एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये रोजा पार्क कौन थी? अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने 1990s के टाइम पर अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट किया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। वो एक बस में ट्रेवल कर रही थी और चूंकि वो एक अफ्रीकन लेडी थी तो एक वाइट पर्सन ने उनको सीट से उठा दिया, उठने के लिए बोला, उठा दिया गया और उन्होंने उनको बोला गया कि आप ये जो है वाइट्स की बस है तो यू आर नॉट सपोज टू सिट ऑन द सीट, टू टेक द सीट। तो ये चीज होने के बाद में रोजा पार्क ने वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट चलाया, एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया और फाइनली वहां पर इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को जो है एबॉलिश कर दिया गया और इक्वलिटी एस्टेब्लिश कर दी गई। इसके अलावा आपके चैप्टर में दिया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इंडिया में वुमेन को उनके हस्बैंड के द्वारा टॉर्चर किया जाता था या उनके इन लॉज के द्वारा टॉर्चर किया जाता था दहेज के लिए या किसी और रीजन से, और उनको मारा पीटा भी जाता था, फिजिकल पनिशमेंट या फिजिकल टॉर्चर किया जाता था या फिर वर्बल भी उनको टॉर्चर किया जाता था। और कई बार तो वुमेन को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था, वर्बल अब्यूज किया जाता था, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती थी, इवन फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था किसी चीज के लिए, डॉरी के लिए या किसी और रीजन से। तो वुमेन को इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए अब हमारे सरकार ने, हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005।
तो 2005 में कानून बनाया गया। इसके लिए 2002 में कमेटी गठित की गई थी। 2002 में एक कमेटी बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और 2005 में इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए या इस बिल को लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में पेश किया गया और फाइनली 2005 में ये कानून बना दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नाउ द वुमेन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है। तो डोमेस्टिक वायलेंस पर्टिकुलरली वुमेन्स के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस से रिलेटेड है। तो घरों में किसके अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो लॉ दिया है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हालांकि इसको पास तो किया गया 2005 में, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, ये इफेक्ट में कब आया, 2006 में। ठीक है, तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2005 में बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग नाउ द गर्ल्स, आई मीन द डॉटर्स, सन एंड डॉटर both have equal property right to their parental property. So in this way we have understood this thing. Sometimes the law may be constitutionally they are valid or legal, but they become unpopular and controversial. And if they are controversial, unpopular, how can you protest? Rally, dharna, newspaper, radio broadcasting, or TV debates, etc., etc. So students, we have discussed importance of law, how the laws are formed, what are the important laws, and some important things related to the laws. Thank you so much. Your chapter is over now. Enjoy.